हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 5 जनवरी 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि 20,000 करोड़ से भारत बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन का हब। अब अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें पहले ही पेज पर एक न्यूज़ थी कि हेरिटेज ट्रैक पर इसी वर्ष शुरू होगी हाइड्रोजन ट्रेन, यानी 2023 में दिसंबर तक हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी और जितने भी हेरिटेज ट्रैक हैं यानी ऐतिहासिक जितने भी ट्रैक हैं उस पर हाइड्रोजन ट्रेनें चलाई जाएंगी, हाइड्रोजन ईंधन से चलाई जाएगी। अभी तक उस पर डीजल ईंधन वाले जो इंजन है वो चलते हैं। उससे क्या होता है कि प्रदूषण ज़्यादा फैलता है और सेंसिटिव जितने भी एरिया हैं उनसे होकर वो ट्रेन गुजरती है। इसको देखते हुए ही हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया था और ये जो है वो 2023 दिसंबर 2023 तक चलने लगेगी। जो पहला ट्रायल होगा वो होगा हरियाणा के सोनीपत से जिंदखंड तक होगा। तो ये पहला ट्रायल हो गया और इसमें जितना भी फ्यूल, देखिए हाइड्रोजन फ्यूल थोड़ा सा सरकार को अभी फ़िलहाल में महंगा पड़ेगा, लेकिन आने वाले दिनों में ये पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा काबू में आएगा इसका प्राइस। और यहाँ पर जो नार्दर्न रेलवे की जो वर्कशॉप है वहाँ पर इसे बनाया जा रहा है। तो ये एक कल का न्यूज़पेपर का महत्वपूर्ण अंश था। अब आज की न्यूज़ में आते हैं कि 20,000 करोड़ से भारत ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनेगा। अब देखिए जो वैश्विक समय की मांग है, जैसे कि हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ इंडिया बढ़ रहा है। अभी तक अगर हम हेरिटेज ट्रैक पर बात करें तो सिर्फ 3 ही देश थे, जर्मनी, चीन और फ्रांस। भारत चौथा ऐसा देश होगा जो हेरिटेज ट्रैक पर अपनी ट्रेन चलाएगा हाइड्रोजन ईंधन से। तो इसी चीज़ को देखते हुए, इसी को बढ़ावा देते हुए अब भारत ने अपना एक ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने का फैसला किया है और इसमें लगभग 19,744 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। प्रधानमंत्री ने जो कल मीटिंग करी है, कैबिनेट मीटिंग, उसमें इस प्रस्ताव को हरी झंडी भी दे दी गई है। इस मिशन में देखिए रिफाइनिंग, स्टील, सीमेंट, लॉ एस्क, जहाजरानी, आवागमन जैसे सेक्टरों में प्रदूषण फैलाने वाली गैसों को कम करने के लिए, यानी कि उसकी जगह ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाए, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में कुल 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश का रास्ता तो खुलेगा ही और साथ ही 6 लाख नई नौकरियां भी सृजित होंगी। इसमें केंद्रीय सूचना और जो प्रसारण मंत्री हैं, जिनकी आप पिक देख रहे हैं, अनुराग ठाकुर, उन्होंने फिर आगे कोट करते हुए इसमें बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है, प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है 2070 तक जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करना, जो कार्बन उत्सर्जन है उसको जीरो करना, और 2030 तक कुछ महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी रखे गए हैं जिसमें भारत अपना जो कार्बन उत्सर्जन है उसको बहुत हद तक कम करेगा। जैसे घरेलू स्तर पर 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना 2030 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि 2030 तक कितने लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना लक्ष्य रखा गया है। 50 लाख टन का, ये याद रखिएगा। ठाकुर ने यह भी बताया कि मिशन जो भारत में ग्रीन हाइड्रोजन की घरेलू मांग पैदा करना, उसका उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देना, यह सबसे बड़ा फोकस वाला एरिया होगा। इसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस के निर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण को अलग अलग प्रोत्साहन दिया जाएगा। अभी तक जैसे जो दिग्गज उद्योग हैं, जैसे रिलायंस हो गया या अदानी ग्रुप हो गया, वो भी इसमें रुचि दिखा रहे हैं और अभी तक जो इस्तेमाल किया जाता है उसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है, लेकिन अब हम ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें एक फैसला और भी लिया गया है कि दूर दराज इलाकों में डीडी डायरेक्ट के 8 लाख सेट टॉप बॉक्स मुफ्त बांटे जाएंगे। ये हम आगे न्यूज़ में डिस्कस करेंगे, इसके लिए अलग से एक न्यूज़ दी गई है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि दूसरे देशों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर स्थिति में है भारत। बिल्कुल बेहतर स्थिति में होगा क्योंकि देखिए भारत जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और चाइना जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा देश है, लेकिन घनत्व के मामले में कहीं ना कहीं भारत अच्छी पोजीशन रखता है। अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन
जो है वो दुनिया में रिन्यूएबल ऊर्जा का सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है, उसके तौर पर देखा जाता है। और इसी के तहत नीति आयोग ने भी इस बारे में एक विस्तृत रोड मैप बनाकर सरकार को भेजा है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की घोषणा के साथ ही सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि सारे मंत्रालय मिलकर इसे आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। जिस तरीके से राजौरी जिले के ढांगरी गांव में 6 लोगों को आधार कार्ड पहले मांगा गया और फिर वहां पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, यानी कि हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है, इसको देखते हुए सीआरपीएफ की 18 अतिरिक्त कंपनियां वहां तैनात की जाएंगी। 8 कंपनियां यहां पर पहुंच भी गई हैं और मतलब 24 घंटे के अंदर लगभग 8 कंपनियां पहुंच जाएंगी और आने वाले दिनों में 10 कंपनियां और वहां पहुंचेंगी। एक कंपनी में 100 सैनिक होंगे, उसमें कुछ अधिकारी भी होंगे, सैन्य अधिकारी भी होंगे। तो इसी तरीके से टोटल 18 कंपनियां भेजी जाएंगी। तो वहां पर जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी जो है आईएसआई, वो काफी समय से एलओसी पर यानी कि पर आतंकवादी गतिविधियां देखी जा रही हैं, उसको नियंत्रण में लाने के लिए इन टुकड़ियों को वहां पर भेजा जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। तलाकशुदा मुस्लिम महिला पूर्व पति से जीवन भर गुजारा भत्ता पाने की हकदार, यह स्टेटमेंट दिया है हाई कोर्ट ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहां पर मुस्लिम महिला यानी कि तलाक अधिकार संरक्षण कानून 1986 की धारा 3(2) के अंतर्गत यह फैसला दिया है कि वो अपने पूर्व शौहर से गुजारा भत्ता पा सकती है और दूसरी शादी करने तक अथवा जीवन भर अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार उसको है। गुजारा भत्ता इस तरह हो जिससे वह जैसे तलाक से पहले जीवन बिताती थी उसी तरह जीवन बिता सके, यानी कि उसकी सारी जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसमें यह फैसला जो है वो कोर्ट ने जाहिद खातून की अपील को लेकर सुनाया था और इसमें अभी जो ये जाहिद खातून हैं उनको 5,000 रुपए महीना दिए जाने का फैसला सुनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज है कि पड़ोसी देश की सीमा से सटे गांव अब साल भर रहेंगे गुलजार। देखिए, पड़ोसी देश से लगी अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए केंद्र सरकार या रक्षा मंत्रालय पूरी तरीके से मुस्तैद है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर बेहद खराब मौसम में या फिर जो अनुकूल मौसम नहीं होता है उसमें वहां से लोग चले जाते हैं। तो इन सबको फिर से बसाने के लिए ताकि वहां पर निगरानी हो सके। देखिए, जो सीमाएं होती हैं वो लोकल नेटवर्क सेना के लिए सबसे अच्छा स्रोत होता है अपनी सुरक्षा के लिए। तो लोकल जो लोग होते हैं अगर वही वहां से हट जाएंगे तो उनको खुफिया जानकारी नहीं मिल पाती है। इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिनसे वो गांव वंचित हैं, तो वो सुविधाएं वहां पर लैस की जाएंगी। जैसे नेटवर्क वहां पहुंचाया जाएगा, वहां पर यातायात सुगम बनाया जाएगा, रोडें बनाई जाएंगी, अस्पताल स्थापित किया जाएगा, स्कूल स्थापित किया जाएगा और जो वहां पर आमदनी का जरिया बनाने के लिए जो स्टे होम होते हैं, जैसे लोग घूमने के लिए जाते हैं तो रहने के लिए होटल नहीं होते हैं, वे अपने घर में ही उन्हें ठहराते हैं और उसका थोड़ा बहुत रेंट लेते हैं। इस तरीके से वहां पर विकास किया जाएगा। इसमें दर्जन ऐसे गांव भी हैं जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार इन सभी गांवों को अब साल भर गुलजार रखने वाली है। पहले चरण में अब तक 50 गांवों को इसके लिए चिन्हित किया गया है। यहां पर्यटकों से जुड़ी सुविधाओं को जुटाने पर काम शुरू हो गया है। इन गांवों में करीब 14 गांव चीन से सटे हुए हैं, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सटे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की देखरेख में पर्यटन और ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालयों की वाइब्रेट बॉर्डर विलेज प्रोग्राम की मुहिम से जोड़ा जाएगा। इस अभियान के तहत सीमा से सटे देश के 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 117 जिलों के 460 ब्लॉकों को शामिल किया गया है। इस योजना में जैसा मैंने आपको बताया, सड़क, बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी प्राथमिक सुविधाओं को आधार बनाकर इसमें जोड़ा जाएगा। तो ये एक अच्छी मुहिम है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं हम। नेक्स्ट न्यूज है, दूर दराज के क्षेत्रों में सरकार मुफ्त देगी डीडी डायरेक्ट के 8 लाख सेट टॉप बॉक्स। अब जो देखिए, एकलौता जो लोक प्रसारक है दूरदर्शन और आकाशवाणी, जो सरकारी न्यूज चैनल है या फिर सरकारी चैनल है,
बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दूर दराज के इलाकों में सेट टॉप बॉक्स बांटेंगे। इसके लिए 2500 करोड़ रुपए की अधिकतम राशि खर्च करने का फैसला किया गया है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई है उसमें यह फैसला लिया गया है। खास तौर पर उन क्षेत्रों को फोकस किया जाएगा जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां पर जो बेसिक सुविधाएं नहीं है वहां पर पहले तो बेसिक सुविधाएं दी जाएंगी, उसके बाद एफएम रेडियो स्टेशन और इन सब का एरिया बढ़ाया जाएगा ताकि लोगों को जो बेसिक नॉलेज है या फिर जो न्यूज़ है वो नहीं मिल पाती है तो इन सब सुविधाओं से वो न्यूज़ को देख सकेंगे, सुन सकेंगे। इसमें 2025-26 तक आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रसारण कवरेज की गुणवत्ता और दायरा बढ़ाने के लिए राशि का उपयोग किया जाएगा, यानी कि जो राशि दी गई है 2500 करोड़ रुपए की। चैनलों की कवरेज को देश की 80% आबादी तक बढ़ाना भी है। भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से इसका विस्तार 66% तक किया जाएगा। अनुराग ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान जनता को स्वास्थ्य संदेश और जागरूकता पहुंचाने में दूरदर्शन और आकाशवाणी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अब अगले हफ्ते कोलकाता में G20 की वित्तीय समावेशन बैठक। आपको पता होगा कि भारत को G20 की अध्यक्षता दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक के लिए मिली है। तो इसमें कई बैठकें होंगी साल भर, और इसमें अभी एक बैठक हुई भी थी दिसंबर में जिसमें सभी प्रमुख देशों के यानी G20 के प्रमुख देशों के केंद्रीय बैंकों के प्रमुखों की बैठक हुई थी। और उसमें एक मुद्दा उठाया गया था कि किस तरीके से डिजिटल लेन देन को, डिजिटल भुगतान को विकासशील देशों में बढ़ावा दिया जाए। तो उसी को लेकर अब कोलकाता में बैठक होगी। वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन पर होने वाली बैठक ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत पहले ही अपनी मंशा साफ कर चुका है कि इस विषय में वह अपनी उपलब्धियों को दूसरे विकासशील व गरीब देशों के साथ साझा करने को तैयार है, लेकिन असली समस्या इसके लिए फंड की उपलब्धता है। देखिए, भारत वो इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए तैयार है, यानी किस तरीके से इसको किया जाए या पूरी नॉलेज देने के लिए तैयार है, लेकिन फंड कहां से इकट्ठा हो इसके लिए भारत G20 में इस मुद्दे को उठाएगा ताकि भारत की तरह ही और भी देश सोचें और इस पर जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं उनकी तरफ से फंड उपलब्ध कराया जाए। वैश्विक स्तर पर डिजिटल माध्यम से वित्तीय सेवा देने के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक किस तरीके से लागू किया जाए, इस बैठक में इसका मंथन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज है प्रोफेसर नीलेश मेहता को घनश्याम दास बिरला पुरस्कार। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, और 2022 के लिए घनश्याम दास बिरला पुरस्कार दिया गया है प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को, जो बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से, जिसमें हम पहली न्यूज ले रहे हैं कि महंगाई वैश्विक सुस्ती पर रहेगा फोकस। अब देखिए, जो वित्त वर्ष 2023-24 का बजट है, सरकार मुख्य रूप से इसमें महंगाई, वैश्विक सुस्ती, ग्रामीण खपत में होने वाली कमी जैसी चुनौतियों पर ध्यान रखेगी। 1 फरवरी को जो आम बजट पेश किया जाएगा उसमें आगामी वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 6% तक रह सकता है। अगर वहीं हम बात करें 2022-23 के लिए तो ये 6.4% था। पूंजीगत खर्च में सरकार पहले की तरह बढ़ोतरी कर सकती है और नए वित्त वर्ष में पूंजीगत खर्च के मद में 10 लाख करोड़ रुपए तक का आवंटन हो सकता है। चालू वित्त वर्ष में पूंजीगत के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। अब ये जो सरकार पूंजीगत खर्च, बार बार आप सुन रहे हैं, तो जब पूंजीगत खर्च क्या होता है, देखिए सरकार की जो परिसंपत्तियों में वृद्धि करने वाले खर्चों को पूंजीगत व्यय माना जाता है। जैसे पुल हो गए, सड़क हो गए, सड़क का निर्माण हो गया, या फिर जो पेंशन हो गई, जिसमें मतलब कि लाभ उतना नहीं होता है। आप ये सीधे सीधे समझिए। वहीं पर अगर हम आर्थिक विशेषज्ञों की बात करें तो वो महंगाई नियंत्रित रहने पर ही खपत बढ़ेगी। यानी जब अगर महंगाई नियंत्रित होगी, मान लीजिए कोई वस्तु है जो
₹25 की है, अगर वो 50 की हो जाएगी तो जाहिर सी बात है आप उसे नहीं खरीदेंगे। अगर वो 25 की है और 25 में ही मिलेगी या 25 या ₹26 की मिलेगी तो आप उसको ज़्यादा खरीदेंगे। तो जब महंगाई नियंत्रित होगी तो लोग खपत के हिसाब से उसको ज़्यादा खरीदेंगे। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों की खपत पर महंगाई का काफ़ी असर पड़ता है, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। त्योहारी सीजन के बाद से ग्रामीण खपत में लगातार कमी आ रही है, यानी ग्रामीणों ने त्योहारी सीजन में तो खरीदारी करी लेकिन उसके बाद कोई खरीदारी नहीं हो रही है। पूंजीगत खर्च में बढ़ोतरी से सरकार चालू वित्त वर्ष की तरह ही खपत और रोजगार बढ़ाने की इसमें कोशिश करेगी। इनकम टैक्स में कोई राहत मिलने की उम्मीद भी इसमें नहीं बताई जा रही है, यानी कि स्लैब थोड़ा सा और बढ़ाया जा सके, ऐसी कोई भी अभी इसमें उम्मीद नहीं जताई जा रही है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है वाहन स्क्रैपिंग के लिए 11 राज्य सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़े। अब ये वाहन स्क्रैपिंग क्या है? देखिए, जिन भी वाहनों को, निजी वाहनों को 20 साल हो गए हैं उनको एक फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा और ये टेस्ट 3 बार दिया जाएगा। 3 बार अगर फिटनेस में वो आपकी गाड़ी फेल हो जाती है तो सरकार उसको स्क्रैप के लिए भेज देगी, यानी कि आपको फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और ये 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। इसमें एक प्रावधान यह दिया गया है कि अगर आप स्क्रैप के लिए अपनी गाड़ी स्वयं देते हैं तो उसका आपको बेनिफिट अगली गाड़ी लेने में मिलेगा, जैसे रजिस्ट्रेशन फीस में आपको छूट मिल जाएगी, रोड टैक्स में छूट मिल जाएगी, ऐसे। और इसके लिए वाहन स्क्रैपिंग के लिए बनने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जुड़ गए हैं। इसके जरिए वाहन स्क्रैपिंग इकोसिस्टम में निजी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा प्रदेश सरकारों को भी अपने बेड़े से पुराने वाहन हटाने होंगे, यानी कि जो व्यावसायिक वाहन हैं उनकी उम्र निर्धारित की गई है 15 वर्ष और जो निजी वाहन हैं उनकी उम्र निर्धारित की गई है 20 वर्ष। इसमें जो टेंडर मांगा गया था उसमें 14 नवंबर तक 117 कंपनियों ने रुचि दिखाई थी, जिसमें से 36 आवेदनों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, गोवा, उत्तराखंड और चंडीगढ़ को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम में शामिल किया गया है। तो अब देखिए क्या होता है, फिटनेस के लिए 3 बार जाएगा। अब अगर फिटनेस में फेल हो जाती है गाड़ी तो स्क्रैप में भेजना मजबूरी हो जाएगी, इसलिए गाड़ी को फिट रखिए। 2047 तक $20 ट्रिलियन हो जाएगी जीडीपी। देखिए, प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके जो अध्यक्ष हैं या चेयरमैन हैं विवेक देबराय, उन्होंने कहा है कि 2047 तक पूरी तरह से जो समाज है, जो सोसाइटी है वो बदल जाएगी और जो प्रति व्यक्ति आय है वो $10,000 हो जाएगी। वहीं आज के डॉलर के मुकाबले अगर इसकी तुलना करें तो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का औसत आकार $20 ट्रिलियन के करीब पहुंच जाएगा। और ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया है हैदराबाद विश्वविद्यालय में आयोजित इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी के 57वें वार्षिक सम्मेलन को वर्चुअल तौर पर ये संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से कोरोना के बाद आर्थिक संकेतकों में सुधार तो हुआ है और अब हर किसी को इंतजार है कि 2023-24 में विकास दर कैसी रहने वाली है और 2047 में अर्थव्यवस्था का आकार कैसा होगा। महामारी भले ही खत्म हो गई हो लेकिन अभी भी चारों ओर से बहुत अनिश्चितता है, शायद फिर से बीमारी आ जाए, मंदी आ जाए, वैश्विक मंदी आ जाए या एशिया में मंदी आ जाए, जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध हो गया और यूरोप और अमेरिका में जो तनातनी चलती है, इन सब का यहाँ पर जिक्र किया गया है। विकास की संभावनाओं को लेकर विशेषज्ञ एकमत नहीं है, इन सब से भारत भी अछूता नहीं है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी टेंशन तो रहेगी ही। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं जो है इंटरनेशनल पेज। इसमें पहली न्यूज है कि बाइडेन ने भारतीय मूल के कई अमेरिकियों को प्रमुख प्रशासनिक पदों पर नामित किया है। देखिए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने लगभग आधा दर्जन भारतीय मूल के अधिकारियों को अमेरिकियों को प्रमुख प्रशासनिक पदों पर फिर से नामित किया है। इनकी पिछले कांग्रेस में सीनेट द्वारा पुष्टि नहीं की जा सकी थी। 118वीं कांग्रेस मंगलवार को सीनेटरों के शपथ ग्रहण और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया के साथ शुरू हो गया। एरिक गॉरसेटी
फिर से भारत में अमेरिकी राजदूत नामित। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एरिक गॉर्सटी को भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में फिर से नामित किया है। वह लॉस एंजल्स के पूर्व मेयर हैं। व्हाइट हाउस ने विश्वास जताया है कि इस बार सीनेट से गॉर्सटी की नियुक्ति की पुष्टि हो जाएगी। व्हाइट हाउस ने सीनेट को नामांकन भेजने के बाद कहा कि कैलिफोर्निया के एरिक एम गॉर्सटी भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत और पूर्णाधिकारी होंगे। और ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जिसको हम इस न्यूज़पेपर के वीडियो में शामिल करें। तो चलिए, ये आज का यानी 5 जनवरी 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।